हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग इसका मैराथन क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैराथन क्लास दिखिएगा। सुबह 7 बजे से पहले आप लोगों को मैराथन क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय कृषि क्या है। आप मेरे अपना जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट इसका पूरा नाम है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। जहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती वह खेती होती है जिसमें पौधे को जैविक अजैविक कारक से बचाकर हम लोग उसके अनुकूल वातावरण प्रदान करके खेती करते हैं। जबकि द्वितीय खेती कृषि क्या होती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेकेंडरी एग्रीकल्चर को हिंदी में बोला जाता है द्वितीय कृषि। तो द्वितीय कृषि क्या है यह, और यह खाद्य उत्पादन प्रणाली में कैसे योगदान देती है, ठीक है। द्वितीय कृषि क्या, सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या है, खाद्य उत्पादन प्रणाली में यह कैसे अपना योगदान देती है। चलिए देखते हैं द्वितीय कृषि क्या होता है। द्वितीय कृषि फसलों के कटाई के बाद उत्पादों के मूल्य संवर्धन और उनकी उपयोगिता बढ़ाने की प्रक्रियाओं का समूह है। द्वितीय कृषि फसल की कटाई के बाद उत्पाद जो होते हैं उसके मूल्यवर्धन और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने की प्रक्रियाओं का एक समूह होता है। इसमें कटाई के उपरांत का प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन शामिल होता है, ठीक है। जैसे कोई फसल, जैसे आपका गेहूं का फसल है, ठीक है, या फसल की कटने के बाद इसकी मड़ाई हो जाएगी। मड़ाई के बाद का जो प्रोसेस होगा, कटाई के बाद का जो मतलब प्रोसेस होता है मड़ाई का, फिर सॉरी मड़ाई के बाद उसको भंडारित करेंगे, विपणन करेंगे, उसको ग्रेडिंग पैकेजिंग जो भी करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है द्वितीय कृषि। मतलब कि प्राथमिक मतलब हो गया उसको काट कर हम लोग अपने घर पे ला दिए, या उसको काटने पीटने के बाद जो हमारा जो मुख्य अनाज बचा उस अनाज को भंडारित करने की प्रक्रिया को बोल सकते हैं, विपणन करने की प्रक्रिया को बोल सकते हैं, संरक्षित करने की प्रक्रिया को बोल सकते हैं द्वितीय कृषि, ठीक है। या बोल सकते हैं सरल शब्दों में कि कटाई के उपरांत का प्रबंधन, फसल कटाई के बाद उन्हें खेत से भंडारण, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने के उचित तरीकों को बोला जाता है क्या, द्वितीय कृषि, ठीक है। द्वितीय कृषि क्या होता है, फसल कटाई के बाद उन्हें खेत से भंडार तक, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को। आगे देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो कच्चे कृषि उत्पादों को मूल्यवान उत्पादों में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सफाई की जाती है, उनकी छटाई की जाती है, उनकी डिब्बा बंदी की जाती है, मतलब अलग अलग डिब्बों में उनको भरा जाता है, उनको ठंडा किया जाता है, सुखाया जाता है और पाउडर बनाया जाता है। इस प्रकार से इनका प्रोसेसिंग होता है, मतलब फूड का प्रोसेसिंग होता है, उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। इसका विपणन, तो उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने और इन्हें बेचने के लिए रणनीतियां बनाना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। आगे है द्वितीय कृषि खाद्य उत्पादन प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। देखिए पहले आप लोग समझ में आ जाना चाहिए द्वितीय कृषि क्या होता है। द्वितीय कृषि वह प्रोसेस होता है कि जो फसल कटाई के बाद से, फसल की कटाई के बाद उसके भंडारण, विपणन, संरक्षण आदि प्रोसेस को द्वितीय कृषि बोलते हैं। उसमें हम लोग उसके पैकेजिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग ये सब भी यूज डाल देंगे, ठीक है। आगे है द्वितीय कृषि खाद्य उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसमें पहला अपव्यय को कम करना, ठीक है। द्वितीय कृषि होता है द्वितीय कृषि टेक्नोलॉजी जैसे उचित भंडारण और परिवहन का उपयोग करके कटाई के बाद जो भी होने वाले नुकसान और अपव्यय होते हैं उनको कम करते हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण से उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे वे खराब होने से पहले उपभोक्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आगे मूल्यवर्धन, तो कच्चे कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करने से उनकी कीमत और उपयोगिता बढ़ जाती है। इससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होती है और उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं। आगे है रोजगार सृजन, तो द्वितीय कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और विपणन जैसे विभिन्न कार्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि अभी आगे आप लोग को मैराथन क्लास, जैसे आप लोग नहीं बोलेंगे फिर मुझे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैराथन क्लास से आप लोग का एक वीडियो क्लियर हो जाता है इसकी वजह से। आगे खाद्य सुरक्षा, फूड प्रोसेसिंग, सॉरी फूड सेफ्टी, तो द्वितीय कृषि प्रसंस्करण तकनीकों से खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है, क्योंकि वे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं और उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। आगे बाजार तक पहुंच, तो द्वितीय कृषि किसानों को दूरस्थ बाजार तक पहुंचाने और अपने उत्पादों को बेहतर कीमतों पर बेचने में मदद करती है।
द्वितीय कृषि खाद्य उत्पादन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और ग्रामीण विकास में योगदान देता है। इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि द्वितीय कृषि का विकास और प्रभावी कार्यान्वयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सरकारी नीतियां जो है उनके ऊपर, अनुकूल नीति और बुनियादी ढांचे का विकास द्वितीय कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग प्रसंस्करण दक्षता, उत्पाद गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में सुधार कर सकता है। आगे किसानों का प्रशिक्षण, तो किसानों को द्वितीय कृषि तकनीकों और प्रथाओं के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बाजार संपर्क, तो किसानों को बेहतर बाजार संपर्क और मूल्य प्राप्ति के लिए बाजार लिंकेज प्रदान करना आवश्यक होता है। द्वितीय कृषि में निवेश करके हम खाद्य प्रणाली को अधिक कुशल, टिकाऊ और लाभदायक बना सकते हैं, जिससे किसानों और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। तो जब पहला क्वेश्चन था कि द्वितीय कृषि क्या और यह खाद्य उत्पादन प्रणाली में कैसे योगदान देती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संरक्षित खेती की तकनीकों और लाभों का वर्णन कीजिए, साथ ही इसकी प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में पूछा है, तो चलिए सबसे जानते हैं। तो भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम, कीटों और रोगों के प्रकोप और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे कि चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन बाधाओं को पार करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित खेती एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभर रही है। ठीक है, जो संरक्षित खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, यह एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभर रही है, सामने आ रही है। सबसे पहले जानेंगे संरक्षित खेती क्या है। मैंने बताया हुआ पीछे भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से हो जाए। तो संरक्षित खेती की एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, हाई टनल और शेड हाउस का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायु संचार को फसलों की इष्टतम वृद्धि और उत्पादन के लिए अनुकूलित किया जाता है, मतलब फसलों को जैसी चाहिए उसके अनुकूल कर दिया जाता है। इसके लाभ क्या है, तो उच्च उपज और गुणवत्ता, तो जब नियंत्रित वातावरण रहेगा, जैसा पौधा उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा तो उसमें उत्पादन अधिक होगा। ऑफ सीजन खेती, मतलब बिना मौसम की खेती कर सकते हैं। इसमें पानी का बचत होता है, रोग और कीट का नियंत्रण होता है, बेहतर रूप से भूमि का उपयोग हो जाता है। मैं इसलिए उसको नहीं बताया ताकि, क्योंकि मैंने पीछे बताया हुआ है, अभी उसको बताने लगेंगे तो फिर उसमें भी टाइम लगेगा 2 मिनट। आगे देखेंगे संरक्षित खेती की चुनौतियां। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पहला उच्च स्थापना लागत। ठीक है मतलब यह कि संरक्षित खेती को अपनाने में उच्च उपज लागत लगती है। संरक्षित खेती संरचनाओं की स्थापना और रख रखाव में काफी लागत आ सकती है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बाधा हो सकती है। आगे तकनीकी ज्ञान और कौशल की कमी, तो संरक्षित खेती तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, संरक्षित खेती तकनीकों को अपनाने के लिए जो किसान होते हैं उनको उचित प्रशिक्षण और जानकारी की आवश्यकता होती है। आगे है ऊर्जा लागत, तो कुछ संरक्षित खेती संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस को तापमान और आर्द्रता नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो लागत को बढ़ा देती है। ठीक है, कुछ संरक्षित खेती संरचना जैसे कि ग्रीन हाउस को तापमान और आर्द्रता नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है, लागत को बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे बाजार तक पहुंच, तो किसानों को अपने उत्पादों के लिए अच्छे बाजार तक पहुंच की आवश्यकता होती है, खास करके ऑफ सीजन में। ठीक है, मतलब बिना मौसम के जब खेती की जाती है उस समय में किसानों को अपने उत्पादों के लिए अच्छे बाजार तक पहुंच की आवश्यकता होती है, खास करके ऑफ सीजन के समय। आगे सरकारी नीति और समर्थन, तो संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत ढांचे और सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं चुनौतियों का समाधान। ये जो चुनौतियां हैं सब, उसका समाधान कैसे हो सकता है, तो सरकारी सब्सिडी और अनुदान करें। तो संरक्षित खेती संरचनाओं की स्थापना के लिए किसानों को सब्सिडी और अनुदान प्रदान किए जा सकते हैं। किसान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करें। किसानों को संरक्षित खेती तकनीक बाजार तक पहुंच और उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब उनको पढ़ाना, मतलब बताना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है। अनुसंधान और विकास, तो संरक्षित खेती के लिए लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल और जल बचत वाली तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला विकास, तो किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि भारत के संदर्भ में संरक्षित खेती की तकनीक और लाभ का वर्णन करना था, साथ ही साथ इसकी चुनौतियों की भी चर्चा करनी थी, जो कि मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की संरक्षित खेती संरचनाओं का वर्णन कीजिए और उनके उपयोगों को बताइए। तो संरक्षित खेती में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है, जो फसलों को अनुकूल वातावरण प्रदान करके उनकी वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करती हैं। आइए हम लोग कुछ प्रमुख संरक्षित खेती संरचनाओं और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। बहुत छोटा छोटा बताऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जिसमें पहला ग्रीन हाउस,
तो ग्रीन हाउस की परिभाषा क्या होती है, मतलब परिभाषा मतलब ये है कि कैसे आप समझेंगे ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस कांच या प्लास्टिक की शीट से ढका हुआ ढांचा होता है जो अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है। इसका उपयोग फूलों, सब्जियों, फलों, औषधि पौधों और नर्सरी फसलों की खेती के लिए किया जाता है। आप सीजन खेती के लिए जो किसानों को साल भर उत्पादन करने में मदद करता है उसके लिए भी किया जाता है। अनुसंधान और शिक्षा के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आ गया पॉली हाउस। तो पॉली हाउस कम लागत वाला संरक्षित खेती विकल्प होता है जो पॉलीथीन फिल्म से ढका होता है। इसका भी उपयोग सब्जियों, फूलों और मौसमी फलों की खेती के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस की तुलना में इसमें कम स्थापना लागत लगती है, मतलब ग्रीन हाउस बनाने में जितना लागत लगता है उससे कम लागत पॉली हाउस बनाने में लगता है। इसमें कम तापमान के नियंत्रित करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। अगला नेट हाउस। तो नेट हाउस जालीदार जाल से ढका हुआ ढांचा होता है जो हवा के संचरण को बढ़ावा देता है। इसका उपयोग होता है कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए, आंशिक छाया प्रदान करने के लिए, गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उपयुक्त होता है यह। अगला हाई टनल। तो प्लास्टिक शीट से ढकी हुई सुरंगनुमा संरचना को हाई टनल बोला जाता है। इसका उपयोग कम जगह में मौसमी सब्जी और फूलों की खेती के लिए किया जाता है। स्थापना और संचालन में आसान होता है। यह अपेक्षाकृत कम लागत होता है उन दोनों के। आगे शेड हाउस। तो शेड हाउस खुली छत और जालीदार दीवारों का ढांचा होता है। इसका उपयोग छाया प्रदान करने वाले और तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नर्सरी फसलों और युवा पौधे के लिए इसका यूज किया जाता है। कम लागत वाला यह विकल्प होता है। आगे वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली। तो पानी के वाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा करने की प्रणाली का के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाउस को ठंडा करने के लिए, तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है। पानी की बचत करने वाली तकनीक है यह। आगे है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो देखिए ये सभी इसी में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो पौधों की जड़ों में पानी की बूंदों को सीधे पहुंचाने की प्रक्रिया को बोला जाता है ड्रिप सिंचाई। इसमें पानी बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, मिट्टी की क्षरण को कम करने के लिए, खरपतवारों की वृद्धि को कम करने के लिए, पोषक तत्वों का कुशल उपयोग करने के लिए। आगे उपयुक्त संरचना का चुनाव। तो जलवायु तो विभिन्न संरचनाएं विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होती हैं। फसल। तो विभिन्न फसलों के लिए विशिष्ट संरचनाओं की आवश्यकता होती है। लागत, तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध संसाधन जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। कुछ संरचनाओं के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी या अनुदान उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो यह जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि विभिन्न प्रकार की संरक्षित खेती और संरचनाओं का वर्णन कीजिए, तो इसमें जो मैंने ग्रीन हाउस बताया, पॉली हाउस बताया, सीड हाउस बताया और टनल हाउस बताया, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ये जो मैंने इरिगेशन को उसमें 2-3 बताया उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, देखिए मैंने ये जो ग्रीन हाउस हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। तो आप लोग ग्रीन हाउस का जो है आकार के आधार पर वर्गीकरण और उससे कार्य के आधार पर वर्गीकरण, यह सब जो मैंने कराया हुआ है, एक वीडियो अलग से उसके लिए मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस के बारे में पूछता है तो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अगले मैराथन क्लास में। यदि मैराथन क्लास नहीं आता तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनाज के भौतिक गुणों के बारे में मैंने बता दिया और ग्रीन हाउस के शीतलन और शुष्कन प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के ड्रायर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाया तो, क्योंकि यदि आप लोग इसका 30 लाइक करेंगे तभी वीडियो बनेगा। आगे देखते हैं अनाज के भौतिक गुणों के बारे में बताइए, ठीक है। अनाज के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में बताना है। तो अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत होता है, ठीक है। अनाज जो है एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। अनाज के भौतिक गुणों का अध्ययन उनकी गुणवत्ता, मूल्य और उपयोगिता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिनमें पहला भौतिक गुण है आकार। तो अनाज के दानों का आकार विभिन्न प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे गेहूं, चावल और मक्का आमतौर पर लंबे और पतले होते हैं, जबकि ज्वार और बाजरा गोल या अंडाकार होते हैं। दोनों का आकार उनकी मशीन द्वारा प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे रंग। तो अनाज के दानों का रंग भी विभिन्न प्रकार के अनुसार भिन्न होता है। जैसे गेहूं भूरे, पीले या लाल रंग के हो सकते हैं, जबकि चावल सफेद, भूरे या काले रंग के हो सकते हैं। मक्का पीले, सफेद या लाल रंग का हो सकता है। दानों का रंग उनकी पोषक तत्वों की मात्रा उपभोगकर्ता की पसंद को प्रभावित करता है। आगे चमक। तो अनाज के दानों की चमक उनकी सतह की चिकनाई और कठोरता को दर्शाती है। चमकदार दाने आमतौर पर अधिक कठोर और टिकाऊ होते हैं, जबकि मंद दाने नाजुक हो सकते हैं। दानों की चमक उनकी भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण गुणों को प्रभावित करती है। आगे कठोरता, हार्डनेस। तो अनाज के दानों की कठोरता उनके प्रतिरोध को दर्शाती है। कठोर दाने पीसने और पकाने में अधिक समय लेते हैं, जबकि नरम दाने आसानी से टूट जाते हैं। दानों की कठोरता उनके प्रसंस्करण गुणों और खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आगे घनत्व। तो अनाज के दानों का घनत्व प्रति इकाई आयतन में उनके द्रव्यमान को दर्शाता है। घने दाने भारी होते हैं और अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि कम घने दाने हल्के होते हैं और कम पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दानों का घनत्व उनकी गुणवत्ता और मूल्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। दानों का जो घनत्व होता है वह उनकी गुणवत्ता और मूल्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आगे है आर्द्रता। तो अनाज के दानों में मौजूद पानी की मात्रा को उनकी आर्द्रता कहा जाता है। कम आर्द्रता वाले दाने अधिक टिकाऊ होते हैं और भंडारण के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि उच्च आर्द्रता वाले दाने जो होते हैं खराब होने का खतरा अधिक होता है। उनके दानों की आर्द्रता उनकी भंडारण क्षमता और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, जल्दी जल्दी देखिए, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। आगे अशुद्धता। तो अनाज के दानों में अशुद्धियां जैसे टूटे हुए दाने, धूल, मिट्टी और अन्य अनाजों की दानों की मात्रा को उनकी शुद्धता कहा जाता है। उच्च शुद्धता वाले दाने बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं और उच्च मूल्य प्राप्त करते हैं, जबकि कम शुद्धता वाले दाने कम गुणवत्ता वाले होते हैं और कम मूल्य प्राप्त करते हैं। दानों की शुद्धता उनकी गुणवत्ता और मूल्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे भंडारण गुणवत्ता। तो अनाज के दानों की भंडारण गुणवत्ता उनकी क्षमता को दर्शाती है कि वे कितने समय तक खराब हुए बिना संग्रहित किए जा सकते हैं। कम आर्द्रता वाले दाने कठोर दाने और उच्च शुद्धता वाले दाने अच्छी भंडारण गुणवत्ता वाले होते हैं, जबकि उच्च आर्द्रता वाले दाने नरम और कम शुद्धता वाले दाने खराब होने का खतरा अधिक होता है। दानों की भंडारण गुणवत्ता उनकी उपयोगिता और मूल्य को निर्धारित करती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कि अनाज सुखाने की विभिन्न विधियां बता लिखिए तथा समवन शुष्कन विधि का विशेषता था। ये देखिए, मैंने आप लोगों को जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कराया था तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था अनाज सुखाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी, जिसमें मैंने बताया था चालन शुष्कन, विकर्ण शुष्कन और समवन शुष्कन। तो वही विधियां हैं अनाज सुखाने की, फिर से देख लीजिए आज। तो अनाज सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उचित स्तर पर सुखाना महत्वपूर्ण है। नमी का स्तर अनाज को खराब कर सकता है, जिससे पोषक तत्वों का नुकसान, वजन में कमी और कवक और बैक्टीरिया जैसे विकार आ सकते हैं उसमें। तो अनाज सुखाने की मुख्य 3 विधियां। पहला चालन शुष्कन विधि। तो इस विधि में गर्म हवा को अनाज के ढेर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। गर्म हवा अनाज के दानों से नमी को अवशोषित कर लेती है और इसे वातावरण में छोड़ देती है। ठीक है, चालन शुष्कन अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करने वाली विधि है और इसके लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग आमतौर पर कम नमी वाले अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। दूसरा है समवन शुष्कन। तो इस विधि में गर्म हवा को अनाज के ढेर में से उच्च वेग से प्रवाहित किया जाता है। उच्च वेग वाली अनाज के दानों से नमी को तेजी से अवशोषित करती है और इसे वातावरण में छोड़ती है। चालन शुष्कन में जो अनाज होता है उसको गर्म जो सरफेस होता है या किसी गर्म वस्तु पे डाला जाता है, तो इसमें से जो गर्म वस्तु का तापमान और जो आर्द्रता वाला नमी वाला अनाज है उसके अंदर चला जाता है, उससे अनाज सूखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें समवन शुष्कन में गर्म हवा को अनाज के ढेर के माध्यम से उच्च वेग से प्रवाहित किया जाता है। उच्च वेग वाली हवा अनाज के दानों से नमी को तेजी से अवशोषित करती है और इसे वातावरण में छोड़ती है। समवन शुष्कन चालन शुष्कन की तुलना में तेजी से काम करने वाली होती है और इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग आमतौर पर उच्च नमी वाले अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। आगे विकिरण शुष्कन। तो इस विधि में अनाज को विद्युत चुम्बकीय तरंगों जैसे कि अवरक्त विकिरण या माइक्रोवेव का उपयोग करके सुखाया जाता है। विकिरण ऊर्जा अनाज के दानों को सीधे गर्म करती है, जिससे नमी वाष्पित हो जाती है। और इसका विशेषता देखेंगे विकिरण शुष्कन का। तो विकिरण शुष्कन एक समान और तेज सुखाने वाली विधि है, लेकिन यह अन्य विधियों की तुलना में अधिक महंगी हो सकती है। इसका उपयोग आमतौर पर छोटे पैमाने पर अनाज सुखाने या विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका विशेषता है कि यह तेजी से अनाज को सुखाता है। ठीक है, समवन शुष्कन चालन शुष्कन की तुलना में तेजी से अनाज को सुखाता है। कम ऊर्जा। समवन शुष्कन के लिए चालन शुष्कन की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च क्षमता। तो समवन शुष्कन बड़ी मात्रा में अनाज को सुखाने के लिए उपयुक्त होता है। समवन शुष्कन विभिन्न प्रकार के अनाज को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समवन शुष्कन प्रक्रिया को आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे असमान सुखाना। यदि अनाज का ढेर समान रूप से नहीं फैला जाता है तो कुछ दाने दूसरे की तुलना में अधिक कम सूखते हैं और कुछ ज़्यादा सूख जाते हैं। अनाज की क्षति। तो यदि सुखाने की प्रक्रिया बहुत तेज या बहुत गर्म होती है तो अनाज का दाने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, धूल का निर्माण। तो समान शुष्कन प्रक्रिया धूल का उत्पादन कर सकती है, जिसके लिए धूल नियंत्रण उपायों का भी आवश्यकता होती है। तो ये थे आप लोगों के कुल 5 लाख क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं 5 समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने जरूर बताया है, फिर भी 18 मिनट का वीडियो हो गया। मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा बनाऊँ। ठीक है, वीडियो मैं चाहता हूँ 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही रहे, लेकिन फिर भी बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोला हूँ। आप लोगों को समझ में आया होगा फिर भी। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।